आज हम बात करने वाले हैं आजादी के बाद भारत। अगर किसी बेगुनाह आदमी का एनकाउंटर कर दिया जाए, क्या उसमें भी हम तालियां बजाएंगे? उन्होंने कहा न्यायपालिका का भरोसा। तो 2012 दिल्ली गैंग रेप के बारे में आप क्या कहेंगे? जिसका तथ्य ही नहीं है, हमें उस चीज का ज्ञान दिया जाता है कि बस आप पढ़ो, आप पास हो, आप रटो। हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, जैसे गवर्नमेंट जो स्कूलों का हाल है वो बहुत बदतर होते जा रहा है। यही कहूंगी कि मुश्किलें बड़ी हैं, रास्तों पर जीत का मजा भी तो मुश्किलें पार करने में ही आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष तिवारी SWH न्यूज से। SWH न्यूज के साप्ताहिक डिबेट कार्यक्रम या आम आदमी की आवाज का डिबेट शो निष्कर्ष में आज हम बात करने वाले हैं आजादी के बाद भारत यानी इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं देश के युवा यशोदा, हिमांशु, सूरज और भावेश। सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ था। उसके बाद भारत में अनेकों परिवर्तन हुए, कई बेहतरीन काम हुए तो कई कामों में सवाल भी खड़े हुए। तो आज हम आजादी के बाद के भारत की बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में सब कुछ ठीक है या कुछ और बेहतर हो सकता है। और हम आजादी के बाद भारत की जो नब्ज है उसकी बात करेंगे। भारत की नब्ज यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, सुरक्षा और आजीविका। तो सबसे पहले यशोदा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप आजादी के बाद के भारत पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं संतोष जी का धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। तो अगर आप भारत की आज़ादी के बाद उसके हालात की बात करते हैं तो हमारा जो संविधान बना था उसके हिसाब से जो हमारे देश में आया था वो था लोक कल्याणकारी गणतंत्र, मतलब अ डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो सबसे पहले हम इसमें शिक्षा व्यवस्था की तरफ जाएंगे, जो कि एक सामाजिक मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। शिक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो सरकारी शिक्षा संस्थानों के हालात इतने खस्ता हैं कि यदि अगर कोई अपने बच्चे को उसमें प्रवेश देता है तो ये उसके अपने बच्चे के प्रति लापरवाही का संकेत देता है। कई सालों से सरकारें बदलती जा रही है, पाठ्यक्रम बदला जा रहा है, लेकिन जो सरकारी विद्यालयों का ढर्रा है वो आज तक नहीं बदला है। अगर हम दूसरी तरफ निजी शिक्षण संस्थानों की बात करें तो वहाँ बच्चों के अभिभावकों की हैसियत देखकर बच्चों को एडमिशन मिलता है और कई बार लोक कल्याण साबित करने के लिए सरकारें कोई ढोल पीटती है, जैसे BPL कोटा, TFW सीट्स या EWS कोटा। लेकिन इनका क्या हश्र होता है ये हम सबको भली भांति पता है। अभी आप जानते होंगे कि कुछ दिनों पहले बॉलीवुड में एक इसी बात को कटाक्ष रखते हुए हमारे देश में हिंदी मीडियम नाम की एक मूवी आई थी। कमाल की बात यह है कि जिस फिल्म को देखकर हमारी आंखें शर्म से गड़ जानी चाहिए, हमने सिर्फ उसे कॉमेडी के अलावा कुछ नहीं लिया, इससे ज़्यादा महत्व हमने उसे नहीं दिया। लेकिन उस पिक्चर के माध्यम से हम देख सकते हैं कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था के क्या हालात हैं। दूसरी तरफ बात करें कि सरकारी अध्यापकों की, तो उनके पास तो पढ़ाने के अलावा कई अतिरिक्त दायित्व हैं, जैसे कि पोलियो की दवाई पिलाना और वोटिंग लिस्ट बनाना, वोटिंग की पर्चियां बांटना, राजनेताओं के दौरे के समय बच्चों को मंत्री जी की जय बोलना, ये भी एक तमाम कार्यों में सम्मिलित है। और वो इस तरह उलझे रह जाते हैं कि वो बच्चों की शिक्षा पे ध्यान ही नहीं दे पाते। किताबें कहीं ना कहीं धरी की धरी रह जाती हैं और बच्चे जो हैं व्यवस्था की जटिलताओं और तंत्र की नाकामियों के बीच इस तरह फंस चुके हैं कि वो सब कुछ खुद ब खुद सीख जाते हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि बिना स्कूल जाए हाजिरी लगवाना यह विद्यार्थियों के व्यवहारिक शिक्षा का प्रथम अध्याय बन जाता है। पाठ्यक्रम के आधार पर कहीं पढ़ाई नहीं होती और जहाँ होती है वहाँ पे एक अव्वल नागरिक बनाना हमें नहीं सिखाया जाता और इसका परिणाम है सड़कों पर फैली गंदगी और पढ़े लिखे लोगों द्वारा ऑनलाइन की गई ठगी या किशोर अवस्था में किए जाने वाले अपराध। ये और आपने कहीं देखा होगा कि हमें अपने बच्चों को या अपने युवाओं को ये तक लिखकर बताना पड़ता है कि यहाँ ना थूकें। ये हमारे लिए कितने शर्म की बात है।
हमें अपराधों के लिए लोगों को अवगत कराना पड़ता है। उनके अंदर ये शुरू से ही ये ज्ञान नहीं है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। तो सूरज, आप बताइए, आपको क्या लगता है? जी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी स्विट्जरलैंड की पॉपुलेशन जितनी है उतनी भारत में इंजीनियर प्रोड्यूस हो चुके हैं, बल्कि उससे ज्यादा इंजीनियर भारत में प्रोड्यूस हो चुके हैं। लेकिन इंजीनियर रिसर्च और इनोवेशन के क्षेत्र में दुनिया का सबसे नंबर 1 देश बन चुका है स्विट्जरलैंड, कि भारत का यहाँ पर कोई नाम ही नहीं आता है। तो अगर हम यहाँ की शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो शिक्षा व्यवस्था उसी तरह चल रही है जिस तरह अंग्रेजों ने शुरुआत किया था। रीजन ये था कि जो भारत के लोग थे उनको अंग्रेजी का थोड़ा ज्ञान नहीं था, तो अंग्रेज उनसे कम्युनिकेशन करने में थोड़ी उनको दिक्कत होती थी। तो उन्होंने क्या किया, भारत के लोगों को अंग्रेजी सिखाई, साथ ही साथ उन्हें ऐसी एजुकेशन दी कि वो कलर्स और वर्कर ही बन सकें। उन्हें इनोवेशन काम करने के लिए कभी प्रोत्साहित नहीं किया गया। उनकी मानसिकता को एक निश्चित दौर पर संकीर्णित किया गया है। यही चीज आज के दौर में भी देखी जा रही है। आज दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच चुकी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए रोजगार, जो चीज हमको नहीं सिखाई जाती है कि कैसे इंटरप्रेन्योर बनना है। तो आज भी हमारे स्कूल कॉलेजों में केवल ये सिखाया जाता है कि नौकरी कैसे करनी है, बल्कि वो भी नहीं सिखाया जाता है। जिसका तथ्य ही नहीं है, हमें उस चीज का ज्ञान दिया जाता है कि बस आप पढ़ो, आप पास हो, आप रटो। यही चीज हमें सिखाई जा रही है। जी हिमांशु, आपको क्या लगता है? सबसे पहले मैं SWR न्यूज का धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने अपने डिबेट कार्यक्रम में आम आदमी को अपने विचार रखने का मौका दिया है। अब बात करते हैं आज के डिबेट शो की। तो आजादी के समय हमारी जो साक्षरता दर थी वो 12% थी, और वहीं आज बात करें अपने देश की तो 74.04 हो चुकी है, जो कि काफी अच्छी मानी गई है। और 2011 जनगणना की अगर बात करी जाए इसमें तो 82 या 83% पुरुषों की साक्षरता रही, और इसमें महिलाओं की 65% लगभग रही है। एक समय था जब भारत को सांप सफेरों का देश कहा जाता था, लेकिन आज हम दुनिया में विकास की एक नई पहचान बनाने जा रहे हैं। आज भारत में सुई से लेकर जहाज तक का एक मैन्युफैक्चरिंग होती है, मतलब अलग अलग संस्थानों में, अलग अलग कंपनियों में इसकी मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है। इन 70 सालों में भारत ने अपनी सैन्य शक्तियों का भी विस्तार किया है, साथ में ही अंतरिक्ष में अपने उपग्रह स्थापित कर सैटेलाइट की दौड़ में अपना स्थान पाया। हेलो, हाँ, थैंक यू सर। जैसा कि मैम ने भी बताया कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसके बारे में बताना चाहूँगा कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, जैसे गवर्नमेंट जो स्कूलों का हाल है वो बहुत बदतर होते जा रहा है। उसका कारण सबसे पहले जो मैम ने बताया कि एक जो सरकारी टीचर होते हैं वो कहीं उनकी ड्यूटी कभी कहीं लग जाती है, कभी कहीं, जिससे कि प्रॉपरली वो बच्चों पर फोकस नहीं रख पाते और उन्हें अच्छी ढंग से पढ़ा नहीं पाते। शिक्षा प्रणाली, और अगर प्राइवेट की बात की जाए, वहाँ पर पहले पेरेंट्स का हाल देखा जाता है कि ये अच्छे अगर बैकग्राउंड से है और उनके पास पैसा है तो उनसे पैसा, मतलब कोई फिक्स नहीं है कि कितना पैसा उनसे लिया जाएगा। सबसे पहले हमें शिक्षा व्यवस्था को बदलना होगा, जिससे कि हमें जब शिक्षा व्यवस्था बदलेगी तो कहीं ना कहीं रोजगार पर भी जो है परिवर्तन आएगा ही आएगा। तो जी, मैं भानु और यशोदा जी दोनों ने जो बात कही उस बात से एग्री करता हूँ, क्योंकि अभी भी देखा जाए तो अगर हम यहाँ पर के प्रोफेसरों को देखें या टीचरों को देखें, प्रोफेसर को भी देखें, संविदा में है जो उनको करीब करीब 30 से 32 हजार रुपए मिलते हैं। वहीं अगर हम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहां पर एक शिक्षक को 15 से 16 लाख रुपया मिलता है। तो स्किल खुद ब खुद बच्चों का डेवलप होता है। मैं हिमांशु आपसे जानना चाहूंगा कि मैं थोड़ा प्रैक्टिकल होकर आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि जैसा कि हमने भी कई लोगों से पूछा है, कई सवाल हम जब लोगों से पूछते हैं तो वहां पर सवाल उठ के आता है कि हम पूछते हैं लोगों से कि आपके अधिकार क्या हैं। लोगों को यह बात पता नहीं होती है। लगभग आधे आधे लोगों को यह बात पता नहीं थी जब हमारी SWS न्यूज की टीम ने यह बात लोगों से पूछी थी। उनसे पूछा गया कि उनकी राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी क्या है, वो भी आधे लोगों को पता ही नहीं थी कि उनकी क्या जिम्मेदारी है राष्ट्र के प्रति। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या भारत में इंसान बनने की शिक्षा है जो वो नहीं मिल रही? हाँ, जो भारत में इंसान बनने की शिक्षा है वो दरअसल नहीं मिल रही है अभी। जैसे कि भारतीय शिक्षा रोजगार परक होनी चाहिए, जिससे बच्चों को पढ़ने के बाद अपनी जीविका चलाने में आसानी मिलेगी, और शिक्षा और स्वास्थ्य पर दोनों निःशुल्क होना चाहिए।
जो गरीब घर के बच्चे आते हैं उनके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य एक प्रकार से निःशुल्क होना चाहिए। और जो हमारी भारत सरकार की शासन गुणवत्ता है उसमें भी काफी कमियां रही हैं। शिक्षा का जो हमारा अधिकार है आरटी, उसको जमीनी स्तर पर पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया है। और दूसरी बात सरकारी स्कूलों की करें तो सरकारी स्कूल में मूलभूत सुविधाओं का न होना, जैसे पानी नहीं है, पढ़ने के लिए क्लासें ढंग की नहीं है, बैठने के लिए बेंचें नहीं है। यहाँ पर मैं एक सवाल आप सभी से फिर से पूछना चाहूंगा कि क्या हम अपनी शिक्षा व्यवस्था पर संदेह भी कर सकते हैं? मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हम सबको पढ़ाया क्या जाता है, हम सबको पता होता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ था, ये हम सबको पता होता है, लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता कि उस दिन भारत 2 टुकड़ों में भी विभाजित हुआ था। हमें ये बताया जाता है कि हमें आजादी अहिंसा से मिली, लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता कि आजाद हिंद फौज के सुभाष चंद्र बोस की जो आजाद हिंद फौज थी, उसके लगभग 46,000 सैनिकों में से 21,000 सैनिक शहीद हुए थे इस देश की आजादी के लिए। हमें ये भी नहीं बताया जाता कि जो भारत 2 टुकड़ों में बटा था उसमें करीब करीब 21 लाख लोगों ने अपनी जान दी थी। तो आपको क्या लगता है, क्या हम अपनी शिक्षा व्यवस्था पर भी संदेह कर सकते हैं? शिक्षा पर संदेह करना मतलब वो नहीं है, बट एक तरीके से जो उस पर परिवर्तन होने चाहिए वो नहीं है, तो इसलिए संदेह करना लाजमी है। जी संतोष जी, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि हमें उस तरह की शिक्षा नहीं दी जाती। आपने जैसे देखा होगा कि आप फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं जैसे जापान, जर्मन, फ्रेंच, तो आपके लिए वहाँ की भाषा सीखना सबसे अहम चीज होता है, वरना आप वहाँ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते। दूसरी विदेशी जो परंपराएं हैं उनकी तरफ ज्यादा जा रहे हैं। आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया, लेकिन आपको अगर पता होगा कि उनका जो लैंग्वेज थी उस टाइम में संस्कृत थी। उन्होंने जी संतोष जी, मैं कहना चाहूंगा कि जब महाभारत की बात करते हैं तो द्रोणाचार्य जो गुरुदेव थे कौरवों के, तो उस टाइम में उन्होंने शिक्षा दी थी अकॉर्डिंग टू उनके स्किल के, जहाँ पे उनको इंटरेस्ट था उन लोगों को, यानी कि सबको एक ही चीज सिखाई गई। लेकिन आज की हमारी शिक्षा व्यवस्था क्या है कि हर आदमी को एक ही चीज सिखाई जा रही है उसको। तो ये बात तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि इंडिया में जो राजनीति है, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर सुरक्षा की बात कहें तो हमें सबसे पहले महिला सुरक्षा की बात आती है। तो जब ये सवाल उठ के आता है तो सबसे पहले मैं यशोदा जी आपसे ही जानना चाहूंगा। संतोष जी, सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा कई तरह की है, इसमें महिला सुरक्षा ही नहीं, अगर हम देश की आम सुरक्षा की भी बात करें तो जो सबसे सुरक्षा के लिए जो सबसे पहले जाना जाता है वो हमारे देश की पुलिस जानी जाती है जी। और आपने देखा होगा कि पुलिस कार्यवाही के भी 2 पक्ष हैं। आपने देखा होगा पुलिस कार्यवाही के भी 2 पक्ष हैं। जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि एक ईमानदार पुलिस वाला जो पता चलता है कि ईमानदारी के साथ चलता है और वो बिल्कुल हमारे समाज में असंभव है। दूसरा उन फिल्मों की तरह है जिसमें हीरो अपराधी है, यानी उसमें आम आदमी पुलिस व्यवस्था से निराश हो जाता है। तो पुलिस पुलिसों का जो भ्रष्टाचार है वो भी थानों में किया जाता है या नागरिकों के साथ किया जाता है। तो महिला सुरक्षा की भी बात इसी तरह कहेंगे कि महिला हमारे देश में सुरक्षित है या नहीं, ये आप कई हमारे देश में कई ऐसे कांड हो गए हैं जिनमें न्याय मिलना भी कई बार असंभव हो जाता है। कई चीजों के न्याय करे जाते हैं लेकिन कई चीजों में असंभव होता है, और अगर हम उस सुरक्षा व्यवस्था को न्यायपालिका तक लेके जाए तो वहाँ केसेस इतने साल चलते हैं कि उनका रिजल्ट आना मुश्किल हो जाता है। और जो महिलाओं की बात करें कि वो क्यों क्या बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्यों नहीं बनना चाहती, वो क्यों दूसरे पर निर्भर रहना चाहती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई महिलाएं हैं जो कुछ करना चाहती है, जैसे कंपनीज ज्वाइन करती हैं या किसी भी सरकारी व्यवस्था में जाती है। अभी आपने रिसेंटली में सुना होगा एक टीसीएस अधिकारी थी जिन्होंने अपने ऑफिस की व्यवस्था के तहत आत्महत्या करी। तो ये किस वजह से है? क्योंकि महिला सुरक्षित नहीं है हमारे देश में। तो सुरक्षा व्यवस्था है उसकी कंडीशन हमारे देश में बहुत खराब है। उदाहरण के लिए आप खुद ही देख लीजिए, अभी विकास दुबे जो 20 से 25 साल तक कानपुर में एज ए गैंगस्टर काम कर रहा था, उसको पुलिस आज तक नहीं पकड़ पाई। अभी बड़ी मुश्किल से पुलिस ने उसको पकड़ पाया। तो ऐसे बहुत सारे विकास दुबे हमारे देश में भरे पड़े हैं। तो मेरा कहना ये है कि उसको न्याय तो है तुरंत मिलना चाहिए।
अगर यही हम उनके बारे में, महिलाओं के बारे में बात करें, तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष तथा नेता प्रतिपक्ष, इसमें मतलब कई बड़ी बड़ी पोस्टों पर महिलाएं काम कर चुकी हैं। पिछले पिछले कुछ सालों में 5 राज्य में महिलाएं भी मुख्यमंत्री रही हैं। अगर केरल की बात करी जाए तो केरल में कुडासी पंचायत में 100% निर्वाचित सदस्य महिलाएं थी। अगर हमारी न्यायपालिका की बात करी जाए, जैसे विकास दुबे हत्याकांड हुआ था, तो न्यायपालिका की बात करी जाए तो जब भारत का संविधान बना था, उस वक्त जो भारत की राज्य की विराट शक्तियां थी, तीन विराट शक्तियों के रूप में बांटा था राज्य को। एक तो विधायिका के रूप में बांटा, एक कार्यपालिका के, एक न्यायपालिका के। तो विधायिकी का कार्य रहता है कि वो कानून बनाना, कार्यपालिका का काम रहता है कि कानून पर अमल करना। जो न्यायपालिका होती है, जैसे कोर्ट की बात करें, जस्टिस की, उसका काम रहता है न्याय देना। विकास दुबे को गिरफ्तार किया गया तो कुछ घंटे तक उसको और रखा, जब उसकी पुलिस कस्टडी में मौत ही होनी थी तो कुछ घंटे तक और रखा जा सकता था, जिससे मतलब कई जो उसके साथ मिले भगत लोग हैं, राजनेता, पुलिस वाले, सबके नाम सामने आते, बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ी जाती जिससे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, पुलिस वालों ने न्यायपालिका पर भरोसा नहीं जताया, रास्ते में ही उसका एनकाउंटर कर दिया। जी यशोदा जी, आप न्यायपालिका पे कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं इनके पॉइंट से थोड़ा सा असहमत हूँ। इन्होंने कहा कि एनकाउंटर नहीं होता तो कितने राज खुल जाते। आप ये भी जानते हैं कि हमारी जेलों में ऐसे कई कैदी पड़े हैं जिन्होंने कई बड़े बड़े कांड किए हैं, लेकिन उन्होंने आज तक किसी के पन्ने नहीं खोले। तो किसी ना किसी को तो एक कदम उठाना ही था ना, एनकाउंटर करना जरूरी इसलिए था क्योंकि राज जो अब तक नहीं खुले, क्या भरोसा कल को खुलते। और ये न्यायपालिका की बात करें कि हम हर चीज से तंग आकर आखिरी में सबसे पहले अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं, और अदालत का दरवाजा खटखटाना मतलब अपना शेष जीवन व्यस्त हो जाना। सब जानते हैं कि अदालतों में केस लड़ते लड़ते आदमी की उम्र गुजर जाती है, इसलिए कोर्ट कचहरी के झमेलों में कौन पड़े और अदालत के चक्कर काटते काटते एड़ियां खिंच जाएंगे, ऐसे वाक्य जो है हमारे नागरिक जीवन का एक अंग बन गए हैं। अदालत की इसी व्यवस्था का लाभ उठाकर पेशेवर ठग जनता को लूटते रहते हैं। शिकायत करने वाला अदालत जाने से डरता है और अपराध करने वाला अदालत का नाम सुनते ही खुश हो जाता है, क्योंकि वह जानता है कि शिकायत होने के बाद फैसला आने से पहले ही जो उसकी शिकायत कर रहा है उसका हौसला अपने आप ही टूट जाएगा। अदालतें कहती है कि मामले ज्यादा हैं इसलिए न्याय में देरी होती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि न्याय में देरी होती है इसीलिए हमारे देश में मामले सबसे ज्यादा हैं। आप एक छोटी सी चीज लेंगे कि बिल्डर ने पैसे लेकर फ्लैट नहीं दिया, इस मामले में भी 1 दशक बीत जाता है। तो ये सब के बाद न्याय की व्यवस्था से तो हमारा वैसे ही विश्वास उठ जाता है। तो उसके बाद न्यायपालिका के अलावा एक और सुरक्षा का सबसे जो अहम हिस्सा है वो है हमारा पुलिस विभाग। तो पुलिसिया भ्रष्टाचार और थानों में किए जाने वाले व्यवहार सभ्य नागरिकों को थाने में जाने से हमेशा बचने की ही सलाह देता है। यानी आप बात करें इज्जत और सभ्यता, इससे पुलिस विभाग का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। पुलिस यह तर्क देती है कि यदि वह सख्त ना हो तो जनता उनकी बात नहीं मानेगी, लेकिन इस सबसे वह दौर याद आ जाता है जब अंग्रेजों की शासन व्यवस्था में पुलिस का काम भारतीय जनता के बीच डर कायम करना था। हाँ, आप हाथ उठा रहे थे जी। हाँ बताइए, आप क्या कहना चाह रहे थे? कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, जैसे कि यशोदा जी ने बताया कि सही किया, कहीं ना कहीं मामले में तो एकदम सही है, लेकिन अपराधी को सजा देने का एक तंत्र बनाया गया है जिसके लिए न्यायपालिका रखी गई है। जैसे पिछले साल की बात करें, 2018 की बात करें, तो विवेक तिवारी हत्याकांड हुआ था। खाली एप्पल कंपनी में काम करता था, रात को घर आ रहा था, खाली पुलिस वालों ने उसका एनकाउंटर कर दिया। ऐसे उत्तर प्रदेश में ही मतलब लगभग 800 से अधिक एनकाउंटर फर्जी पाए गए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 800 से ज्यादा एनकाउंटर फर्जी पाए गए। अगर ऐसे ही पुलिस वालों के हाथ खुले छोड़ दें, खुली छूट दे दें, अगर तुम्हें न्यायपालिका में जाना ही नहीं है, एक डायलॉग बन गया आज के समय पर कि अगर आपको न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है तो यूपी पुलिस के हाथ छोड़ दीजिए, यूपी पुलिस अपना काम करेगी, ठोक देगी सीधे ही। ऐसे ही अगर किसी दिन किसी और दूसरे आदमी का एनकाउंटर कर देंगे तो क्या वो सही होगा? अगर किसी बेगुनाह आदमी का एनकाउंटर कर दिया जाए, क्या उसमें भी हम तालियां बजाएंगे? जी यशोदा जी, जो हिमांशु ने सवाल खड़े कर रखे हैं, एक बार मैं आपसे जवाब अवश्य चाहूंगा कि हाँ, बात तो ये भी सही है, क्योंकि विवेक तिवारी का जो हत्याकांड हो रखा था हमें भी पता है। सिर्फ वो एक महिला दोस्त के साथ शाम को आ रहा था, उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो दोस्त के साथ आ रहा था, उसने गाड़ी नहीं रोकी, उस पर पुलिस वालों ने उन्हें मार दिया था। उसके बाद ही अभी कर्नाटक में कस्टोडियल डेथ का मामला आ रखा है, सामने आ रखा है।
और भी हिमांशु जी ने कई सारे सवाल खड़े कर रखे हैं। हाँ, मैं हिमांशु जी की बात को गलत नहीं कह दी, लेकिन उन्होंने कहा न्यायपालिका का भरोसा। तो 2012 दिल्ली गैंग रेप के बारे में आप क्या कहेंगे? आप भी जानते हैं कि न्यायपालिका के भरोसे वो केस कितने साल तक चलता रहा। और उसी दूसरी तरफ देखें कि हैदराबाद एनकाउंटर अगर वो नहीं होता तो फिर वही एक दूसरा निर्भया केस बन जाता। मैं भानु और सूरज के पास आऊं उससे पहले एक बात हिमांशु से फिर से पूछ लेंगे। जैसा कि यशोदा जी ने सवाल उठाया 2012 का, जो काफी लंबा चला था। मैं 2012 क्यों लेते हैं? हम लेते हैं कानून भी तो रसूखदार की हिसाब से ही चलता है ना। जैसे आप देख लीजिए, मैं एक बड़े इंसान का नाम लेना चाहूँ, जैसे बॉलीवुड के सलमान खान जी का नाम लेते हैं हम। 20 से 22 साल हो चुके हैं उनके एक केस को चलते हुए, चाहे हिरन का मामला हो, चाहे फुटपाथ में सोए इंसान को दबा देने का मामला। मैं ही नहीं कहूंगा कि बहुत कानून यहाँ सख्त है, कानून सख्त है, बट क्या है कि न्याय जो है वो घूमता रहता है, न्याय जो है जल्दी नहीं मिलता है। जी सूरज, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, अगर आप थोड़ा लाउड बोलें और हमें सुनाई दे। तो क्या अब वक्त आ गया है कि न्यायपालिका का कार्य यूपी पुलिस को दिया जाए? नहीं, ऐसा कहना तो उचित नहीं होगा, क्योंकि पुलिस में भी विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं। तो न्यायपालिका का काम तो न्यायपालिका को ही देना चाहिए, लेकिन जो न्यायपालिका समय है वो मतलब कि जैसे कोई केस आता है तो उसको कम समय में इसे निपटा देना चाहिए। स्वास्थ्य और न्याय पे सबसे पहले चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर हम किसी इंसान से पूछते हैं कि आप क्या नहीं करना चाहते जीवन में, आप कहाँ नहीं जाना चाहते, तो उनका एक जवाब आता है, बस मैं कभी काले कोट और सफेद कोट वाले इंसान के पास नहीं जाना चाहता हूँ। आखिर में मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो न्याय और स्वास्थ्य हर किसी इंसान की जरूरत है, लेकिन एक आम आदमी वहीं जाने से बहुत डरता है। आखिर में इसके पीछे रीजन क्या है? मैं एक एक करके आप सभी के विचार जानना चाहूंगा। मैं अभी शुरू करना चाहूंगा हिमांशु आपसे। जी हिमांशु जी, आप बताइए। हाँ, तो जैसे बात करें उच्च उच्च घर वालों की, तो अगर उन्हें कोई भी चोट पटक या बीमारी किसी भी चीज की होती है तो अपना इलाज या तो निजी अस्पतालों में कराते हैं या तो फिर सरकारी अस्पताल में, बड़े बड़े अस्पतालों में करवाते हैं, क्योंकि जहाँ उनकी जान पहचान होती है वहाँ उनका इलाज आसानी से हो जाता है। अगर निम्न वर्ग की बात करें, गरीबी गरीबी रेखा से नीचे वालों की बात करें, तो इनका इलाज होना संभव नहीं हो पाता बड़ी बड़ी बीमारियों का। कहीं ना कहीं कारण हमारी सरकारें भी रही है उसके ऊपर। सरकारों को एक मतलब एक सिस्टम बनाना चाहिए उन लोगों के लिए। पहली बात तो स्वास्थ्य फ्री करना चाहिए उन गरीब वर्गों का, और ऊपर से सरकारी हॉस्पिटल में वो व्यवस्थाएं करनी चाहिए जहाँ पर गरीब आदमियों का स्वास्थ्य बेहतर हो सके। हाँ संतोष जी, आप जैसा जानते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकारी खजाने का एक बड़ा हिस्सा वितरित किया जाता है हर साल, लेकिन सरकारी स्तर पर नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए कितनी प्रताड़ना झेलनी पड़ती है कहने की जरूरत नहीं है। शिक्षा की तरह ही यदि आप अपने घर वालों का इलाज सरकारी अस्पताल में करवा रहे हैं तो समाज आपको बेचारा करार कर देता है। मैं इस बात की गवाही देती हूँ कि भारत सरकार के अस्पतालों में सर्वश्रेष्ठ उपचार उपलब्ध है। जनसंख्या के अनुपात में इन अस्पतालों की मात्रा इतनी कम है कि उपचार की प्रतीक्षा करते करते सरकारी अस्पतालों के गलियारों में जो घिसट रहे जो नागरिक होते हैं ना, आप कभी उन्हें देखेंगे तो उन्हें देखकर आपका मन खिन्न हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें निजी संस्थानों या निजी सरकारी अस्पतालों की, तो उसमें मरीज के स्वास्थ्य से ज्यादा अधिक जो वरीयता दी जाती है वो अस्पताल के आर्थिक लाभ को दी जाती है। हमारे देश में आपने देखा होगा कि मुर्दों को वेंटिलेटर पर रखकर बिल बनाए जाने की जो अमानवीयता है वो इस देश ने झेली है। आप देखेंगे कि टेस्ट लेबोरेटरी से लेकर मेडिकल स्टोर तक इतना पुख्ता और ईमानदार माफिया सक्रिय है कि एक बार बीमार होने के बाद आप निजी स्वास्थ्य सेवाओं की किसी भी दुकान पर चले जाइए, आपने जो जिंदगी भर में की हुई कमाई होगी वो पूरे तंत्र में ईमानदारी से आपसे ली जाएगी। और उसके बाद अस्पताल ही नहीं, आपका नाम एक बार पंजीकृत हो जाए अस्पताल में, उसके बाद मेडिकल स्टोर, दवाई कंपनी, पैथोलॉजी लैब, इन सब का मीटर डाउन हो जाता है। एक डॉक्टर एक बार टहलने निकलता है तो उस दौरे का, विजिट का तक वो चार्ज लेता है। जितनी बार वो ग्राहक के बिस्तर के पास से गुजरेगा उसका बिल हमारे
जो उसमें है वो ऐड होता रहता है। तो आप बात करें, आजकल कोरोना की बदौलत आप देख रहे हैं कि इसी आपदा को हमारे अस्पतालों ने अवसर में बदल रखा है। आप देखेंगे कि पीपीई किट के चार्ज भी जुड़ गए हैं। एक पीपीई किट को पहनकर एक वार्ड बॉय जो है 100 मरीजों का बुखार नापता है, और वह एक किट का चार्ज जो है उन 100 मरीजों के हिस्से जुड़ जाता है। आप देखेंगे कि अस्पताल की पार्किंग व्यवस्था, निजी अस्पतालों की बात करें, पार्किंग भी खूब महंगी है। अस्पताल के कैफेटेरिया तक में खुली लूट है। बाहर से खाने पीने का सामान लाना अलाउ नहीं है, क्योंकि अगर बाहर से 10 रुपए की चाय लेकर अस्पताल में आ सकते हैं तो अस्पताल की 70 रुपए की चाय कौन पिएगा। तो ये हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था है, और उसका एक ही उपचार है कि हमारे प्रत्येक शहर में, प्रत्येक स्टेट में या प्रत्येक जिले में कम से कम एक एम्स या पीजीआई तो जरूर होना चाहिए। और हमारे देश में जितने भी डॉक्टर हर साल निकलते हैं, लाखों की मात्रा में निकलते हैं, तो उनका कुछ समय के लिए उन्हें हमारे देश के ही अस्पतालों में काम करना प्रतिबंधित कर देना चाहिए, चाहे 2 साल चाहे 4 साल, ताकि उन्हें बाहर नहीं जाना पड़े। जी, तो अंत में एक सवाल उठ के आता है जो लास्ट में बचा है हमारा, वो है आजीविका पर। आखिर में आजीविका के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, किस लेवल पे सुधार करना चाहिए, मैं आप सबके इस पे व्यूज जानना चाहूंगा। जी सूरज, आपको क्या लगता है कि आजीविका के लिए क्या कदम उठाने चाहिए सरकार को, क्योंकि बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हम स्कूल जाते हैं तो हमारे मानसिकता यह नहीं बनाई जाती कि हमें आजीविका चलानी है, हमें कुछ रोजगार करना है, कुछ एंटरप्रेन्योर हमें करना है। हमें यह हमारे दिमाग में, हमारे वातावरण द्वारा, हमारे परिवार द्वारा, हमारे समाज द्वारा डाला जाता है कि भाई तुम पढ़ोगे तो आगे तुम्हें फ्यूचर में गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। और वास्तविकता बात यह है कि अभी आप देखो हर जगह डिजिटलाइजेशन हो रहा है, सरकारी क्षेत्रों में डिजिटलाइजेशन हो रहा है। तो हमें ऐसी चीजें क्यों नहीं सिखाई जाती डिजिटली हम काम करके अर्निंग कर सकें। जी जी हिमांशु। कहीं ना कहीं हमारी जो शिक्षाएं रही है वो इस लायक नहीं रही है कि हमें एक अच्छा रोजगार पा सकें। क्योंकि मेन कारण ये रहता है कि आपकी जो प्राइमरी से लेकर के 12th तक की शिक्षा रहती है, तो वही वही बाद में काम आती है। तो उसी 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 के बेस पर आदमी आगे को बढ़ता है। तो जो हमारे पुराने स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल हैं, सरकारी स्कूल, जीजीआईसी या जीआईसी, केंद्रीय विद्यालय, कोई भी स्कूल है, तो वहां पर कोई ये चीज नहीं सिखाई जाती कि आपको 12th के बाद करना क्या है, अपनी आजीविका चलानी कैसे है करके। खाली ये पढ़ाया जाता है कि आपको 12th पास होना है, आपने इतने डिवीजन से पास होना है, बस आपको यहाँ से जाना है, आपको मतलब किसी अन्य रास्ते में जाना है। फिर आदमी या तो कॉलेज करता है या ले दे के डिग्रियां या डिप्लोमा, उसके पास दूसरा ऑप्शन कुछ बचता नहीं है। ये काम करके वो अपनी आजीविका के लिए भागता है। गांव का आदमी गांव से शहर की ओर भागता है, और शहर का आदमी शहर से बड़े नगरों की ओर, और बड़े नगरों का आदमी कहीं विदेश की ओर भागता है। तो ये नहीं ढूंढ पाता है कि मैंने करना क्या है आखिर। जी यशोदा, आजीविका पे आपके क्या विचार हैं? तो अब हमारी सबसे अहम जो रह गई है आवश्यकता, वो है आजीविका। तो आपने देखा ही होगा कि आजीविका के मामले में अब तक जो कुछ भी किया गया है वो ऊँट के मुंह में जीरे के समान साबित हुआ है। इसमें अकेले हमारी सरकार ही दोषी नहीं है। आपने देखा होगा कि जो नागरिक सरकारी नौकरी की तैयारी में लग गए हैं, उन्होंने पढ़ने के साथ साथ अपनी पूरी ऊर्जा भत्ते, रिश्वत, आराम, मस्ती और छुट्टियां गिनने में खपा दी है। अब स्टाफ ही अव्वल नहीं है। जो हमारे वहाँ हर जगह, चाहे आप कहीं भी जाइए, बैंक्स में जाएं या बड़ी संस्थानों में जाएं, जो गवर्नमेंट संस्थान है उसमें हमारे पास स्टाफ नहीं है। और जो स्टाफ है वह अपनी कुर्सी पर बैठकर स्वयं को खुद ही सरकार समझने लगता है। जैसा कि आप लोगों ने काफी अच्छे पॉइंट्स रखे इस पे, तो अंत में हम यही सवाल पूछ रहे थे कि किस तरीके से भारत का सपना हम देखते हैं और उस सपने में हम क्या क्या परिवर्तन देखते हैं। जी सूरज, मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूंगा, आप निष्कर्ष में क्या कहना चाहेंगे? तो सबसे बड़ी बात क्या है, हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है उसमें सुधार होना चाहिए। मैं किस तरह सुधार होना चाहिए कि जैसे जो प्राइमरी शिक्षा है 4 से 5 वर्ष, तो वो तो मैं मानता हूँ कि अच्छी व्यवस्था है। उसके साथ साथ वहाँ पे जो गवर्नमेंट ने जो शिक्षक दिए हैं उनकी संख्या बढ़ानी चाहिए, क्योंकि अभी आप देखो प्राइमरी स्कूल्स में 1 या 2 टीचर्स हैं और क्लास में 5 हैं, तो शिक्षा 5वीं तक बहुत अच्छी शिक्षा है। उसके बाद
से जो स्टूडेंट है उसको उसकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग शिक्षा देनी चाहिए। साथ ही साथ उसको एंटरप्रेन्योर की शिक्षा देनी चाहिए, किस तरह से स्वावलंबी बनना है उसकी शिक्षा देनी चाहिए। साथ ही साथ जो अभी आधुनिक युग है उसकी शिक्षा देनी चाहिए। जिस तरह से दौर बढ़ता जा रहा है, जैसे डिजिटल डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, इन चीज़ों की भी शिक्षा देनी चाहिए कि इन चीज़ों से कैसे आप काम कर सकते हो, यहाँ भी अर्निंग कैसे कर सकते हो। वेबसाइट डेवलपमेंट की शिक्षा देनी चाहिए, ब्लॉगिंग कैसे की जा सकती है, इस चीज़ की शिक्षा देनी चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि समय के साथ साथ जिस तरह से लगातार समय बदल रहा है उसके अनुसार शिक्षा पद्धति भी बदलनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है। दूसरी बात, अगर हम स्वास्थ्य की करें तो स्वास्थ्य में तो मैं ये कहूँगा कि लोगों को भी अपनी भागीदारी दिखानी चाहिए, उनको भी जागरूक होना चाहिए। और सरकार को स्वास्थ्य में मैं ये कहूँगा निजीकरण भी वो कर सकते हैं। ये भी उचित रहेगा कि जो कम आय कम है, कि जो भी बिल बनता है वो पूरा सरकार पे करेगा। ठीक है, तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है सरकार के। तो मैं कुल मिला के वो मैं सपना देखता हूँ जहाँ पे न क्राइम हो और लोग अपने तरीके से जिए, आजाद होकर जिए। जी यशोदा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा आप किस तरीके के भारत का सपना देखती हैं? संतोष जी, जैसा आपने पूछा कि मैं कैसे भारत का सपना देखती हूँ, तो सबसे पहले देश किसी धर्म, जाति या सरकार से नहीं बल्कि देश बनता है वहाँ के रहने वाले लोगों से। भारत देश बनता है इसके राज्यों से, इसकी 22 के करीब भाषाओं, करीब 9 धर्म और न जाने कितनी ही जातियों से। मुझे ऐसा भारत चाहिए जहाँ राज्य भले ही अलग हो लेकिन हर राज्य के लोग एक दूसरे का सम्मान करें, जहाँ धर्म चाहे ही अलग हो पर हर धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहें, जहाँ जाति तो हो पर जातिवाद ना हो, और जहाँ भाषा के आधार पर किसी की काबिलियत ना आंकी जाए। मुझे ऐसा भारत चाहिए जहाँ हर महिला का सम्मान हो, पढ़ने का, कुछ बनने का, अपने पैरों पर खड़े होने का अधिकार हो, जहाँ हर व्यक्ति को अपनी काबिलियत के आधार पर काम मिले। मुझे ऐसा भारत चाहिए जहाँ गड्ढे कम और सड़क ज़्यादा हो, जहाँ रोड पर बेघर लोग कम, चलने वाले ज़्यादा हो, जहाँ रोड पर बेघर लोग चलने वाले ज़्यादा हो, और जहाँ भीख मांगकर काम खाने वाले कम, हक से कमाकर खाने वाले लोग ज़्यादा हो। ऐसा भारत होना चाहिए जहाँ हर गरीब को न्याय मिले, भूखे को खाना भी मिले और युवाओं को रोजगार मिले, और किसी को भी 2 वक्त की रोटी के लिए चोरी जैसा कदम ना उठाना पड़े। किसी भी व्यक्ति के मन में कपट नहीं, करुणा हो, जहाँ लालच नहीं, अपनापन हो, और इस भारत के हर मनुष्य के मन में क्रोध नहीं, प्रेम हो। वही मुझे सिर्फ इतना, यही हंसता खेलता और शांति प्रिय भारत चाहिए। मैं मानती हूँ कि ये सपना आसान नहीं है पर नामुमकिन तो नहीं है। तो यही कहूंगी कि मुश्किलें बड़ी हैं, रास्तों पर जीत का मजा भी तो मुश्किलें पार करने में ही आता है। जी हिमांशु जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप किस तरीके के भारत का सपना देखते हैं? हमें ऐसा भारत चाहिए जहाँ समान शिक्षा हो, शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, तथा मतलब सरकारी स्कूलों में जो निम्न घरों के बच्चे होते हैं उनके लिए एक अच्छी शिक्षा हो, एक अच्छे रोजगार का अवसर प्राप्त हो वहां से जब वो पास आउट होकर निकलते हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था पर काफी सुधार करने की जरूरत है नए भारत के उसमें। और बात करें आय की, नौकरी की, तो नौकरी में एक आय एक समान रूप से मिलनी चाहिए। अगर 12th पास बंदा है तो उसको इतनी आय निर्धारित करनी चाहिए, अगर डिग्री होल्डर है तो उसके लिए उतनी होनी चाहिए, अगर उससे ज्यादा है तो उसके लिए इतनी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि समान न्याय मिले, चाहे वो बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो, चाहे नेता हो या अभिनेता हो या आम नागरिक हो, तो हर किसी को एक समान न्याय मिलना चाहिए, जिसमें मतलब महिलाएं भी सुरक्षित होंगी और जो पुरुष वर्ग है वो भी सुरक्षित रहेगा। सभी मित्रों ने अपने विचार काफ़ी अच्छे रखे, और मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर न्यायपालिका या पुलिस में से किसी भी एक गलियारे को दुरुस्त किया जाए तो इसका असर पूरे तंत्र पर दिखने लगेगा, और तभी सही अर्थों में हमारा देश या राज्य लोक कल्याणकारी बन सकेगा। अपनी बात को विराम देते हुए मैं हाशिम जी की 2 पंक्तियाँ कहना चाहूँगी कि जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए।
ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे। अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे। आस्तीनों में सांपों को न पाला जाए। आस्तीनों में न सांपों को पाला जाए। तो अगर मैं निष्कर्ष की बात कहूं तो आपने इतने सारे पॉइंट बोल दिए कि, लेकिन मैं अपनी ओर से यही बोलना चाहूंगा कि भारत में अगर हम परिवर्तन की बात कहें तो एक जगह परिवर्तन की जरूरत है, वो है हमारा एजुकेशन। क्योंकि एजुकेशन ही हर चीज डिसाइड करता है। एजुकेशन की सिस्टम की बात करें तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो हमें पढ़ाया जाता है वो जमीन पर नहीं होता। जो जमीन पर होता है वो कोर्स में नहीं होता। और जो दिल में हीरो होते हैं वो समाज में नहीं होते, और जो समाज के हीरो हैं वो हमारी किताबों में नहीं होते। तो एक इस तरीके के समाज को बनाने की कोशिश की जानी चाहिए जहाँ पे हर चीज हमें मिले। उसके अलावा मैं एक बात और कहूंगा कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम से कर क्या रहे हैं। हम अपने एजुकेशन सिस्टम में हाथी को पेड़ में चढ़ना सिखा रहे हैं, बंदर को उड़ना सिखा रहे हैं, चिड़िया को तैरना सिखा रहे हैं, और मछली को चलना सिखा रहे हैं। अच्छा होता, बेहतर होता कि जो इंसान जहाँ पे काम कर रहा है उसे वहीं पे काम करने दिया जाए और वहीं पे उसको मजबूत बनाया जाए ताकि वह आगे को चल सके। उसके अलावा अगर हम शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें तो मैं इनके बाजारीकरण पे बिल्कुल खिलाफ हूँ। मुझे लगता है कि हर इंसान को हम तभी शिक्षा और स्वास्थ्य दे सकते हैं जब वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो। उसके साथ साथ न्याय की बात जो हमने करी, न्याय के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बहुत जरूरी है। और रही बात आजीविका की, आजीविका हमें तभी मिल सकती है जब हम स्किल्ड अच्छे से होंगे। तो मैं यशोदा, सूरज, हिमांशु और भानु, आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय निकालकर SWS न्यूज के निष्कर्ष कार्यक्रम के लिए अपना वक्त दिया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने देखने वाले दर्शकों से कहना चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी सवाल हो या आपके कोई भी विचार हो तो आप कमेंट में हमें अवश्य बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर हमारा डिस्कशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।